बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज और अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के दरमियान डिफरेंस है। अच्छा, अब इस डिफरेंस में हम बात करेंगे कि इसके ओवरऑल क्या पॉइंट्स हैं। वैसे जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो इसकी देख चुके हैं ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी ही, जिसमें आपने अगर साइनॉप्सिस वाली वीडियो नहीं देखी इसको आप ज़रूर देखें सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि जो ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके अंदर केसेस किस किस तरह से आते हैं। यानी उसमें एक ड्रॉयर है और एक ड्रॉई है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इन बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ड्रॉयर कौन है? जो असल में सेलर है, यानी जिसने चीज़ें बेची हैं। लेकिन सेलर ये होगा इन केस ऑफ ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सेल आती ही ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज में है। और क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज ट्रेड बिल में होती है। अकोमोडेशन में तो कोई सेल परचेज है ही नहीं। तो उसमें जो ड्रॉयर है वो है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रॉयर। और जो दूसरा है जिस पे बिल ड्रॉ किया जा रहा है उसे ड्रॉई कहते हैं, जो कि जब बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसका नाम एक्सेप्टर बन जाता है। मैंने उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो एक्सेप्टर और ड्रॉई एक ही नाम है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखें कि वो पहला पॉइंट जो बात कर रहा है ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज और अकोमोडेशन। ट्रेड का मतलब है यानी तिजारती बिल है, ये इसमें ट्रेड हुई है। मीन्स के ट्रेड का मतलब है कि सेल परचेज हुई उधार पर, क्रेडिट पर। और अकोमोडेशन का मतलब है अकोमोडेट किया गया है, मतलब जस्ट हेल्प की गई है या हेल्प ली गई है। उस केस में जो बिल आ रहे हैं वो आपके अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो ऑब्वियसली जो है मालूम होगा कि ये क्या होते हैं। जैसे चेक है, इसी यानी चेक को अगर आप जहन में रखें तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जरा आसानी समझ आता है, क्योंकि चेक जो है वो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक जो है वो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। उसको जहन में रखते हुए जैसे केस उसके साथ चलते हैं, इसी तरीके से ये भी हैं सारे के सारे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो पहला पॉइंट है वो कहते हैं ड्रॉन ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद कंसिडरेशन। इनको ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है विद कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन अब क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पे अगर अकोमोडेशन में कहें तो वो पॉइंट कह रहा है कि ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन। इसमें कंसिडरेशन नहीं होती अकोमोडेशन के अंदर, और ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कंसिडरेशन होती है। अब सवाल ये है कि ये कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन को आप मिसाल से यूं समझ लीजिए, वैसे आप यूं समझ लें कि जो गिव एंड टेक होती है वो कंसिडरेशन होती है हर पार्टी के लिए। मसलन कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरत है जी, आपको एक बोर्ड मार्कर चाहिए लिखने के लिए, तो अब आप क्या करेंगे कि आप दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा कि जी जो बोर्ड मार्कर है वो आप दे दें। तो उसने आपको वो दे दिया। अब आपने पूछा कितने पैसे, तो उसने कहा जी 50 रुपीज़ का है। तो अब आपने 50 रुपये उसको दे दिए और बोर्ड मार्कर आपने ले लिया। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें दुकानदार के लिए भी कुछ कंसिडरेशन है, उसने फ्री में नहीं दिया आपको। और आप जब दुकानदार से ये चीज़ खरीद रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। आपने 50 रुपये उसको फ्री में नहीं दिए, मतलब आप 50 रुपये उसको ऐसे नहीं दे रहे और दुकानदार आपको बोर्ड मार्कर ऐसे नहीं दे रहा। वो आपसे कुछ ले रहा है और कुछ आपको दे रहा है। सिमिलर केस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मतलब दुकानदार के लिए वो जो 50 रुपये हैं वो कंसिडरेशन है, और आपके लिए 50 रुपये कंसिडरेशन नहीं है। आपके लिए कंसिडरेशन है वो बोर्ड मार्कर जो आपने लिया। तो अब मतलब ये तभी तो बनेगी सेल परचेज। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जब हम आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक लॉ पढ़ाया जाता है, मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ। उसके अंदर ये एग्रीमेंट होता है, ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, फिर वो एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है। मतलब बड़े इसके ऊपर डिटेल है। तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कि मतलब आपने लेन देन हुआ ही नहीं है तो उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी। किसी ने कोई चीज़ उसको दे दी और बाद में वो उसे कह के मैंने तुम्हें चीज़ दी थी, और वो एक केस नहीं बन सकता, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। तो कंसिडरेशन होती है ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, मतलब लेन देन हो रहा है। आम जुबान में कहें तो लेन देन हो रहा है, मतलब कोई चीज़ जा रही है तो कोई चीज़ आ भी रही है। अकोमोडेशन में आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ जा तो रही है लेकिन उसके बदले में कुछ आ नहीं रहा है। तो मतलब इसके लिए एक पॉइंट मिसिंग है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन ये हो रहा है, और ये विद कंसिडरेशन हो रहा है। ये है पहला पॉइंट। दूसरे बात करते हैं ड्रॉन अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। जो ट्रेड बिल होते हैं ये क्रेडिट सेल के अगेंस्ट ड्रॉ होते हैं, यानी सेल हुई तो तभी तो उसने ड्रॉ किया। अगर सेल ना हुई होती, क्रेडिट सेल ना हुई होती, हाँ कैश सेल होती तो क्या ड्रॉ करता, तब बिल बनता। कैश सेल में तो बिल का सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ क्रेडिट सेल जब होगी तो उसके अगेंस्ट इसको ड्रॉ किया जाएगा, जबकि इसमें क्रेडिट सेल के अगेंस्ट ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि इसमें सेल तो हुई नहीं है।
इसमें जस्ट कुछ हेल्प दे रहे हैं। तो ड्रॉन अगेंस्ट द फाइनेंशियल नीड, यानी यहाँ पे क्या है, एक फाइनेंशियल नीड है, अगले बंदे की जरूरत थी तो उसके लिए आपने बिल ड्रॉ किया। जरूरत मतलब आपकी अपनी है, जो ड्रॉ कर रहा है उसे जरूरत है पैसों की। अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो बिल जो है वो ड्रॉ कर रहा है उसकी जरूरत है। तो यहां से बात यानी ये सामने आ गई कि ड्रॉ कौन करेगा, जिसको पैसों की जरूरत होगी, यानी अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉयर ऑब्वियसली वही बन जाएगा जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, लेकिन अब वो ए पार्टी हो सकती है, बी पार्टी हो सकती है। अगर सपोज करें ए पार्टी को पैसों की जरूरत है तो ए ड्रॉ करेगा बिल, क्योंकि पैसों की जरूरत, ड्रॉयर वो बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कौन ड्रॉयर है, ये है कि जो ड्रॉयर है असल में उसको पैसों की जरूरत है। तो जिसको पैसों की जरूरत है, जो फाइनेंशियल नीड में है, नीड है उसकी, फाइनेंशियल माली इमदाद की जरूरत है उसको, वो ड्रॉयर होगा। उसने ड्रॉ करना है जिसको पैसों की जरूरत है, ताकि वो दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लेगा फॉर नो कंसिडरेशन। एक्सेप्ट कर लेगा फॉर नो कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में कुछ नहीं उसने लिया, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बिल चूंकि रिटर्न होकर दोबारा किसके पास चला जाएगा, ड्रॉयर के पास। वो फिर उसको डिस्काउंट करा सकता है। जब डिस्काउंट कराएगा तो उसके पास पैसे आ जाएंगे और उसकी जो फाइनेंशियल नीड होगी वो पूरी हो जाएगी। तो मीन्स के ये क्रेडिट सेल इसमें होती है, लेकिन इसमें क्रेडिट सेल नहीं होती, लेकिन क्या होती है फिर, फाइनेंशियल नीड होती है, तब ये ड्रॉ होता है। ये एक्सेप्ट होता है अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। जो ट्रेड बिल है ये एक्सेप्टेड है अगेंस्ट द क्रेडिट परचेजेस, मीन्स के वेयर देयर इज अ क्रेडिट परचेज, तभी तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब उसने उधार पर चीजें खरीदी हैं, तभी तो वो कह रहा है कि मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी को तो वो एक्सेप्ट करता है बिल की शक्ल में, लेकिन इसके अंदर तो उसने कोई परचेजेस नहीं किए, तो फिर वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प के लिए। मतलब वो हेल्प ले रहा है, हेल्प दे रहा है। हेल्प जो है वो दे रहा है, मतलब हेल्प गिवर है, मतलब वो गिव कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है उसको, तो सपोर्ट गिवर है। तो यहां पे एक्सेप्टेड अगेंस्ट द फाइनेंशियल हेल्प, वो एक दूसरे की मदद कर रहा है, मतलब ड्रॉयर की हेल्प कर रहा है। हाँ, अब इसमें आगे टाइप्स आ जाती हैं कि मतलब वो वन पार्टी बेनिफिट है, बोथ पार्टी बेनिफिट है, या म्यूचुअल अकोमोडेशन है। उसकी बेस पर वो उसकी इसकी भी हेल्प हो सकती है। मतलब कि जैसे म्यूचुअल अकोमोडेशन होती है कि अगर ए पार्टी और बी पार्टी है, ए को पैसों की जरूरत है और बी को भी पैसों की जरूरत है। अब या तो वो ए की बिल ड्रॉ करके पैसा हाफ हाफ कर ले, मतलब 5,000 चाहिए थे तो उसने कहा तुम मुझ पर 10,000 का बिल ड्रॉ कर दो और हम उसको डिस्काउंट करा के पैसे डिवाइड कर लेंगे। उसमें डिस्काउंट जो है वो तो होना ही है बीच में, तो हम पैसे कुछ बीच में डिवाइड कर लेंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा ये था कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि ऐसे करते ना कि तुम मुझ पे बिल ड्रॉ कर दो, मैं तुम पे बिल ड्रॉ कर, तुम भी एक्सेप्ट कर लो, मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और टाइम पे हम अपने अपने पेमेंट कर देंगे। ये होता है म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो इस तरह भी हो सकता है। उन्होंने फिर अब एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन टेम्परेली बना ली है। मतलब सेल परचेज तब भी नहीं आई, लेकिन उसने उसकी हेल्प कर दी, उसने उसकी हेल्प कर दी। एक में एक हेल्प टेकर है तो दूसरे केस में दूसरा हेल्प टेकर है, तो इस तरह चल रहा है। अच्छा, अब इसमें देखें, ड्रॉयर इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसे रियल में देने होते हैं, यानी आपने क्रेडिटर तब बनता है जब आपने उससे चीजें खरीदी हुई हैं, तो तभी तो आपका क्रेडिटर है। तो इसमें जो ड्रॉयर है ये क्रेडिटर नहीं है कि मतलब जो एक्सेप्टर है वो उसको पेमेंट करेगा, नहीं, क्रेडिटर इसमें होता है, यानी ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज में वो क्रेडिटर है, ड्रॉयर इज द क्रेडिटर। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्रेडिटर नहीं है, अकोमोडेशन के अंदर जो है वो क्रेडिटर नहीं है। इसमें क्यों क्रेडिटर है ट्रेड बिल के अंदर, इसलिए क्योंकि उसने चीजें उधार पर बेची, तो तभी वो उसका क्रेडिटर बन गया। लेकिन अकोमोडेशन के अंदर वो उसका क्रेडिटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उधार पर चीजें तो बेची नहीं है, तो पैसे मतलब उसने रियल में उसके देने नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हाँ मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। मतलब ये वो जानते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं जानता। तो ये बस कुछ ऐसी ही बात है। तो अब चलते हैं जी आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और ये आगे है एक्सेप्टर इज द डेटर। जो एक्सेप्टर है वो यहाँ डेटर है, यानी ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसके अंदर जो एक्सेप्टर है वो डेटर है। डेटर का मतलब है कि इससे पैसे रिसीव करने हैं एक्सेप्टर से, लेकिन यहां पर वो डेटर नहीं है, मतलब उससे आपने पैसे रिसीव करने नहीं है। हाँ, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने पैसे तुम्हारे देने हैं, मतलब कि उसने अपने आप को डेटर कंसिडर करवा लिया इन राइटिंग, मतलब उसने बिल के फॉर्म के अंदर अपने आप को ये शो करवा दिया है कि हाँ यस आई एम द डेटर। दैट्स वाई कि बैंक तभी तो उसको डिस्काउंट करके दे रहा है, लेकिन ये शो हो रहा है कि ऐसा है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है। सो एक्सेप्टर इज नॉट द डेटर बट ही इज द हेल्प मेकर। डेट जो ड्रॉयर है वो हेल्प टेकर है, और ये जो एक्सेप्टर है ये हेल्प मेकर है। मतलब बैंक को इसने शो कर दिया कि यस आई एम, क्योंकि बैंक को ये पता अगर चलेगा कि मतलब उसने पैसे नहीं देने तो फिर तो उसको बनता ही नहीं है। मतलब एक्सेप्टेंस बैंक ने देखनी है कि हाँ जी ठीक है,
एक्सेप्टेंस हुई है, ठीक है जी डिस्काउंट करके दे दो। अब उसने एक्सेप्टेंस खुद कर लिया है, तो मीन्स एक तरह की बैंक को तो नहीं पता कि लायबिलिटी रियल में है या नहीं है, तो ये इस तरह करके फिर वह उसको बैंक डिस्काउंट करके दे देता है जिसके पास बिल होता है। शाहरुख खान की एक मूवी थी डॉन, उसके अंदर वो ये होता है कि वो लड़की आती है उसको पकड़ने के लिए, तो वो पुलिस वालों के साथ मिली होती है, तो उसमें गोलियां जो है वो उसके पिस्तौल में से निकाल के साइड पे कर देती है। तो जब वो पुलिस वाले आते हैं तो वो साहब पिस्तौल पकड़ के उसको रखते हैं, वो कहते हैं इसमें गोलियां नहीं है, तो वो उसका मुंह जो है वो बंद कर देता है उसका, यानी उसका मुंह जो है वो बंद कर देता है ताकि वो बोल ना सके, और पिस्तौल उसके जो है कनपट्टी पर रख कर उसको बाहर ले आता है, जैसे किडनैप किया होता है बंदे ने। तो वो उसे कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ कि इसमें गोलियां नहीं, ये बात तुम जानती हो कि इसमें गोलियां नहीं, लेकिन पुलिस ये नहीं जानती कि इसमें गोलियां नहीं है, और वो इस तरह करके अपने आप को फरार करके वहां से ले जाता है। तो ये बात बैंक तो नहीं जानता कि इसके अंदर इसने पेमेंट करनी है या पेमेंट नहीं करनी, दैट्स वाई कि वो उसको डिस्काउंट करा के दे देते हैं। तो मतलब उसने पैसे भी एक्सेप्ट किया हुआ कि हाँ मैं डेटर हूं, लेकिन इनफैक्ट वो डेटर नहीं है, रियलिटी में वो डेटर नहीं है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया हुआ कि यस आई एम, और वो मेरा क्रेडिटर है, मैंने उसको पेमेंट करनी है, तो इस वजह से बैंक उसको डिस्काउंट करके देगा। ये बात यहां तक समझ लगी होगी। उसके बाद आगे चलें, वो नेक्स्ट बात कर रहे हैं जी, इट हैज लीगल स्टेटस बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन, क्योंकि इसमें ट्रेड बिल में कंसिडरेशन होती है, इस वजह से इसका लीगल स्टेटस होता है। और इट हैज नो लीगल स्टेटस बिकॉज ऑफ नो कंसिडरेशन, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, लिहाजा इसका लीगल स्टेटस भी नहीं होता कानूनी तौर पर। मतलब आप इसको ये चैलेंज नहीं, मतलब कल को वो डिसऑनर हो जाता है, वो ड्रॉयर, असल पेमेंट तो ड्रॉयर ने करनी है जाके, एक्सेप्टर ने तो नहीं करनी। बैंक को ये पता है कि एक्सेप्टर ने करनी है, लेकिन अगर उसने डिसऑनर कर दिया, एक्सेप्टर ने तो देने ही नहीं पैसे, तो बैंक आएगा उसके पास बिल लेकर, वो उसे कहेगा अगर ये डिसऑनर हो गया तो इसमें एक्सेप्टर के ऊपर किसी तरह को केस वगैरह नहीं चल सकता, क्योंकि उसने के पास कोई कंसिडरेशन है ही नहीं है जिसके बदले में उसने लिया हो। पेमेंट अल्टीमेटली किसने करनी है? ड्रॉयर ने करनी है। तो दैट्स वाई कि इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी कि वो कहता है इट मे और मे नॉट बी डिस्काउंटेड। जो ट्रेड बिल होते हैं इनको आप डिस्काउंट कराना चाहें तो डिस्काउंट कर लें, वरना आप रिटेन कर लें। इसके पास चारों ऑप्शन है ड्रॉयर के पास, ये बिल अपने पास रख सकता है, क्योंकि ड्यू इसने चीजें बेची हुई हैं, तो उसके अब जो इसने पैसे देने हैं, ये अपने पास 3 महीने का बिल है तो 3 महीने वेट करे, 3 महीने के बाद उसे कहे कि आप मेरे पैसे दें जी, 3 महीने के बाद बिल प्रेजेंट करें। ये हो गया रिटेन का केस। वो डिस्काउंट कराना चाहे पैसों की, उसको पहले जरूरत थी तो उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब बैंक जो है वो एक्सेप्टर से पैसे ले लेगा और वो रियल में उसने पैसे देने हैं ट्रेड बिल के अंदर। और अगर वो उसको एंडोर्स कर देता है तो एंडोर्स भी वो कर सकता है, और सेंड फॉर कलेक्शन करना चाहे तो वो भी वो कर सकता है। मतलब चारों केस है इसके पास, वो रिटेन कर ले, डिस्काउंट करा ले, एंडोर्स कर दे, सेंड फॉर कलेक्शन कर दे। लेकिन जो आपके पास ये जो अकोमोडेशन बिल होते हैं इसके अंदर इट मस्ट बी डिस्काउंटेड टू गेट मनी, क्योंकि पैसों की जरूरत है तभी तो आप अब इसको वो रिटेन तो करेगा नहीं ड्रॉयर। मतलब उसने कहा एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हाँ जी मैंने इसके पैसे देने, लेकिन रियल में तो उसने नहीं देने। अब वो 3 महीने उसको वेट तो नहीं करेगा, रखेगा तो नहीं अपने पास के 3 महीने बाद, जब उसने देने ही नहीं है 3 महीने बाद, तो आपको रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो कभी भी रिटेन नहीं होते, मतलब रिटेन नहीं करेगा। अच्छा, क्या वो सेंड फॉर कलेक्शन करेगा? वो भी वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि उसको पैसे आने नहीं है एक्सेप्टर से। तो जब पैसे आने नहीं है उसको एक्सेप्टर से, तो वो उसको सेंड फॉर कलेक्शन भी नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो डिस्काउंट कराना चाहे तो डिस्काउंट करा ले, वरना वो एंडोर्स कर सकता है। ये बात जहन में रहे। एंडोर्स मतलब क्या था कि उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसके पास कोई आया कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, अब वो पैसे उसने एक्सेप्ट दूसरे से करा लिया, वो उसने बिल दे दिया, उसको एंडोर्स कर दिया कि ठीक है तुम मैंने फलां से लेने हैं, ये बात वो भी नहीं जानता, थर्ड पार्टी नहीं जानती कि उसने बाकी उससे लेने के नहीं लेने, उन्होंने तुम बिल डिस्काउंट करा लो वहां से। उसने बिल डिस्काउंट करा लिया और उसको पैसे मिल गए, उसकी हेल्प हो गई। ये यानी आगे एंडोर्स होना चाहे तो बिल ये एंडोर्स होकर जा सकता है। तो ये इसको थोड़ा सा यानी कॉम्प्लेक्सिटी फिर इस तरह से बन सकती है। तो एंडोर्स हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है ये वाला, लेकिन रिटेन और सेंड फॉर कलेक्शन ये वाला केस कभी भी नहीं आएगा अकोमोडेशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये चारों केस आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी ड्रॉयर में रिटेन और सेंड द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। वो रिटेन भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है कलेक्शन के लिए, मैंने बता दिया ऊपर। देयर इज नो यूज ऑफ रिटेनिंग और सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन ये वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है इन ट्रेड बिल एक्सेप्टर डज नॉट रिसीव द अमाउंट फ्रॉम ड्रॉयर टू पे हिज लाइबिलिटी। इसमें जो ट्रेड बिल होता है इसमें एक्सेप्टर डज नॉट रिसीव, एक्सेप्टर रिसीव नहीं करता पैसे अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए, बल्कि एक्सेप्टर से पैसे लेने होते हैं इन फ्यूचर। जिसके पास बिल होगा वो एक्सेप्टर के पास लेके जाएगा कि हमारी पेमेंट करे जी। लेकिन ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक्सेप्टर जो होता है उससे पेमेंट लेनी है,
एक्सेप्टर ने नहीं पैसे रिसीव करने। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन ट्रेड बिल एक्सेप्टर डज नॉट रिसीव द अमाउंट, एक्सेप्टर नहीं रिसीव करेगा फ्रॉम ड्रॉयर टू पे हिज लाइबिलिटी, उस पर लाइबिलिटी है ही नहीं, बल्कि उस दूसरे बंदे पर लाइबिलिटी नहीं है, मतलब उसने क्या है कि पेमेंट रिसीव नहीं करनी बल्कि पेमेंट करनी है, इस सेंस के अंदर है। लेकिन अकोमोडेशन बिल के अंदर एक्सेप्टर रिसीव द अमाउंट फ्रॉम ड्रॉयर टू पे द लाइबिलिटी, एक्सेप्टर जो है वो उल्टा अच्छा बिल ये कह रहा है कि एक्सेप्टर ने पैसे ड्रॉयर के देने हैं, लेकिन अकोमोडेशन के अंदर रेल में क्या चल रहा है, एक्सेप्टर जो है उसने पैसे ड्रॉयर से लेने हैं। क्यों लेने? क्योंकि एक तरह का लोन दिया था इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में जब लोन दिया जाता है तो असल में एक्सेप्टर लोन दे रहा है, लोन गिवर है अकोमोडेशन केस के अंदर, और जो ड्रॉयर है वो लोन टेकर है, उसने लोन लिया है, तो जिसने लोन लिया है उसी ने तो वापस करने हैं। लेकिन ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर ड्रॉयर ने वाकई चीजें बेची हुई हैं एक्सेप्टर को, तो एक्सेप्टर ने पैसे देने हैं उसके, तो इस तरह करके केस चल रहा है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चले, वो बात करता है ट्रेड बिल इज अ प्रूफ ऑफ द डेट इन रियल, ये वाकई ही इस बात का सबूत है कि ये डेट है, कर्ज है इन रियल। किस तरह? कौन से वाला डेट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्रॉयर, के मतलब ड्रॉयर ने वाकई ही पैसे जो है वो एक्सेप्टर से लेने और रियल में लेने हैं पैसे, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि लेने हैं लेकिन इनफैक्ट नहीं है। सो अकोमोडेशन बिल इज नॉट द प्रूफ ऑफ द डेट इन रियल, इसमें नहीं है। एनी हाउ लोन है लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो शो करा रहा है कि मैंने पैसे लेने हैं असल में उसने देने हैं अकोमोडेशन के अंदर, तो ये केस रिवर्स हो जाता है। तो यानी ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज और अकोमोडेशन इनफैक्ट जो है वो एक दूसरे के उल्ट ऑपरेट हो रहे हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रेड पर्पसेस, इसको लेन देन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रेड पर्पस और बाइंग सेलिंग पर्पस बट यूज फॉर द लोन पर्पसेस, यानी इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? लोन वगैरह के लिए। इट रिक्वायर्स क्रेडिट सेल एंड द क्रेडिट परचेज एंट्रीज, इसकी क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज की एंट्रीज होती हैं। जब जर्नल आप बनाएंगे तो क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो इसके अंदर इट डज नॉट रिक्वायर द क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल एंट्रीज। जर्नल के अंदर क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की एंट्री इसके अंदर नहीं होती, और यही वजह है कि जब आप इसमें सपोज कर लो कि जो ड्रॉयर है वो अगर एंट्री कर रहा है, उसने पहली एंट्री की होगी, सपोज ए ने अगर चीजें बी को बेची हैं, तो ड्रॉयर एंट्री अपने पास क्या क्या कर रहा होगा कि वो बी को डेबिट करेगा और सेल को क्रेडिट करेगा, और बाद में बी को वो क्रेडिट कर रहा है और बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है। यहां बी जो क्रेडिट हो रहा है यहां उसका एसेट कम हो रहा है। लेकिन अकोमोडेशन में भी यही एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ड्रॉयर है तो अकोमोडेशन में यही एंट्री होगी कि बिल रिसीवेबल टू बी, लेकिन यहां भी बी क्रेडिट हो रहा है, ट्रेड में भी बी क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ट्रेड बिल के अंदर जो बी क्रेडिट हो रहा है वहां वो बी का अकाउंट खत्म हो रहा है डेबिट से क्रेडिट होकर। लेकिन अकोमोडेशन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर बी जो है वो एसेट कम नहीं हो रहा बल्कि लायबिलिटी बन रही है। दिस इज द मेन डिफरेंस। ये आप इसको प्रैक्टिकली आप सारी ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के वाले से भी इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह कर दी गई हैं, उसको आप देखें किस तरीके से, केस को देखें, एक एक केस के ऊपर एक एक वीडियो बनाकर वहां पे दी गई है। फिर भी कहीं कोई इशू आ रहा है, फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप जरूर कमेंट्स में शेयर करें, उसको हम जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और जब इसकी आप प्रॉब्लम देख लें, फिर उसकी प्रॉब्लम करें, फिर खुद से आप उसको सॉल्व करें, और तब उसको डिफरेंस खुद से एक नया डिफरेंस कुछ ऐसा जो ये तो मैंने लिख दिए जो मुझे लगे, अब आपको क्या लगता है कि क्या कोई और भी डिफरेंस है, उसको सर्च करना है और उसको आपको लिखना है कमेंट्स में कि ये भी एक डिफरेंस बन सकता है। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको सोचा और कितना आपने उसको जो है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश की। बाज़ दफ़ा चीज़ें हो जाती हैं गलत, लेकिन ये है कि ऐसे ही गलती हम करेंगे तो गलतियों से इंसान सीखता है। तो एनी हाउ ये थी जी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।